नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आज लोकल टीवी के चैनल में, लोकल टीवी के स्टूडियो में एक ऐसा शख्सियत मौजूद है, एक ऐसा युवा शक्ति मौजूद है जिसने अपने काम की बदौलत साबित कर दिया कि आपने मुझे जो जिम्मेदारी दी थी उस जिम्मेदारी को पुनः मुझे देना पड़ेगा। और एबीवीपी ने भी सोचा कि क्षितिज नारायण तिवारी जी को हमने जिला संयोजक की जो जिम्मेदारी दी थी, उन्होंने उस पद के मुताबिक काम करके दिखाया और उन्होंने अपने आप को साबित किया, तो क्यों ना इन्हें फिर से जिला संयोजक के पद पर इन्हें इस पद को दिया जाए और पद को देने के बाद इस जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए इन्हें फिर से तैयार किया जाए। तो क्षितिज जी, आपका लोकल टीम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे क्षितिज जी? एक बार फिर से एबीवीपी ने आपके ऊपर भरोसा जताया और पुनः आपको जिला संयोजक के पद पे बिठाया गया। क्या कहना चाहेंगे? संगठन ने भरोसा जताया, उसको लेकर क्या कहेंगे? संगठन का आभार, सिर्फ नेतृत्व का, अपने प्रांत के पदाधिकारियों का, सभी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मुझे फिर से इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और प्रयास करूंगा कि आने वाले 1 साल के अंदर फिर से छात्रों के बीच जाके छात्रों की समस्या को शासन प्रशासन तक पहुंचा के उसका निराकरण का प्रयास करूं। अच्छा क्षितिज जी, चूंकि आपका तो नया कार्यकाल शुरू हो चुका है, इससे पहले भी आप जिला संयोजक थे, तो जिला संयोजक रहते हुए कितना मेहनत करना पड़ा, कितना संघर्ष करना पड़ा? आप छात्रों के बीच पहुंचते थे, उन्हें किन बातों को अवगत कराते थे? देखिए, क्या गरियाबंद जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है। मेरे को गरियाबंद जिले के पूरे में प्रवास करना रहता है, तो मेरे निवास से 150 किलोमीटर दूर फिंगेश्वर जाना होता है। वहां कार्यक्रमों के आयोजन के लिए, वहां कोई विषय आ गया उसको लेके जाना पड़ता है। तो साल भर के अंदर में लगातार अलग अलग इकाइयां, जो हमारी इकाइयां 6 इकाइयां गरियाबंद जिले के अंदर अलग अलग जगह पर अलग अलग समस्याओं के लिए, छात्रों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास होता है। और उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि जैसे फिंगेश्वर में एक जो अपना विद्यालय था वो 65 वर्षों से संचालित था, कन्याशाला, लेकिन कन्याशाला को एक बॉयज स्कूल में मर्ज कर दिया गया जो कोएड बन गया। तो उसको लेके हम लोग 3 दिन तक वहीं रुके हुए थे, आंदोलन के लिए तैयारी किए, फिर आंदोलन किए और ऐसा हुआ कि 3 महीने से जो काम रुका हुआ था, स्कूल को मर्ज किया जा चुका था, उसका आदेश शासन ने वापस लिया। ऐसे ही देवभोग के अंदर भी, घोरापदर, गरियाबंद, हर जगह पर छात्रों के बीच जाके छात्रों की समस्या को सुनना और किस प्रकार से उसका निराकरण किया जा सकता है, प्रशासन के बीच इस मांग को लाया जा सकता है, उसको लेके लगातार प्रयास रहता है। अच्छा क्षितिज, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। पिछले दिनों आपने घोरापदर में NH 130C सड़क में आप लोग बैठ गए थे, आप लोगों ने चक्का जाम कर दिया था और आप लोगों की मांगे लंबित थी। क्या चक्का जाम करने के बाद जो जिम्मेदार अधिकारी वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने आप लोगों को आश्वासन भी दिया कि आप लोगों की मांगों पर विचार होगा और हम काम करके दिखाएंगे? क्या आश्वासन के बाद कार्रवाई हुई? और यदि कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में आपका रुख कैसा रहेगा? किस रणनीति के तहत आप काम करेंगे? देखिए, 19 नवंबर 2024 मतलब गरियाबंद जिले के छात्र राजनीति के इतिहास में एक अलग महत्व रखेगा, क्योंकि 700 विद्यार्थी अपनी मांग को लेकर सड़क पर आ जाते हैं और सड़क पर आने के बाद उस मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन करते हैं। इसमें लोकल टीवी का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि छात्रों को अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए लोकल टीवी के माध्यम से हमने प्रेरित किया था। और जो हमने वो आंदोलन किया, 600-700 लोग, उरमाल, घोरापदर, देवभोग, अमलीपदर, हर क्षेत्र का व्यक्ति वहां पहुंचा, क्योंकि उनको लगा कि ये बड़ा विषय है, कॉलेज का विषय है, कॉलेज हमारे क्षेत्र की शिक्षा का आधार है, ऐसा हमको लगता है। और इसको लेके हम लोगों ने आंदोलन किया और उस आंदोलन का इतना पॉजिटिव हम लोग को इफेक्ट देखने को मिला कि जो बिल्डिंग 37 साल से नहीं बनी थी, जो बिल्डिंग 35 साल से नहीं बनी थी, उरमाल का हम स्कूल का बिल्डिंग दे चुके हैं, उसका प्रोसेस तो चालू हो चुका था, लेकिन वो 35 साल से वो बिल्डिंग नहीं बनी थी। मिडिल स्कूल में वो स्कूल लग रहा था, हाई स्कूल लग रहा था मिडिल स्कूल के अंदर में। तो विद्यार्थी परिषद ने आंदोलन किया और 6 महीने के अंदर यहाँ भूमि पूजन हो चुका है और अब काम भी चालू है। वैसे ही घोरापदर का काम जो 4 वर्षों से बंद था, वहां की बिल्डिंग का काम, वो काम चालू हो चुका है, हायर सेकेंडरी हाई स्कूल का। लेकिन एक बड़ा विषय अभी तक लंबित पड़ा हुआ है, जो है घोरापदर कॉलेज की मांग। जी, घोरापदर कॉलेज 8 वर्षों से संचालित है और अभी तक के वहां उसका भवन नहीं बना हुआ है। इसको लेके हम लोग लगातार शासन स्तर पे, प्रशासन स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके लेके कोई भी सकारात्मक रवैया प्रशासन के द्वारा नहीं दिखाया गया है। इसको लेकर फिर हम आने वाले समय में आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। तो क्या आप लोगों ने इसे लेकर क्या जिम्मेदार अधिकारियों से मुलाकात की है
और मुलाकात यदि आप लोगों ने की है तो जिम्मेदार अधिकारियों को क्या आपने समस्याओं से अवगत करवाया है, और यदि आप लोगों ने समस्या से अवगत करवाया है तो जिम्मेदार अधिकारियों ने आज तक इसमें किसी तरह का कोई ठोस कदम उठाया है? जी बिल्कुल। जब भी विद्यार्थी परिषद कोई मांग रखती है तो शासन प्रशासन उसको लेकर सकारात्मक रवैया अपनाता हुआ गरियाबंद जिले के अंदर दिखा है। हम लोगों ने बहुत सारे प्रयास किए, उसको लेकर भी अब हमको बहुत पॉजिटिव इफेक्ट दिखा है उसका। लेकिन जो कॉलेज बिल्डिंग की मांग है वो हम लोग लगातार 5 वर्षों से कर रहे हैं। पिछले वर्ष हम सैकड़ों विद्यार्थियों के साथ आंदोलन के लिए बैठे थे और उसके बाद शासन प्रशासन की तरफ से हम लोगों को जवाब भी दिया गया, पत्राचार भी हुआ, पत्राचार के माध्यम से जवाब आया और अभी ये बताया है कि टेंडर प्रोसेस में डाल दिया गया है। 1 से 2 महीने में टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और उसके बाद भवन निर्माण का काम चालू होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो जनवरी माह में ही हम फिर से एक बार छात्रों को एकजुट करके लड़ाई लड़ेंगे, सड़क की लड़ाई। क्षितिज जी, एक सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, चूंकि कई लोगों के मन में ये सवाल है और लोग सामने तो कह नहीं पाते, लेकिन कहीं ना कहीं एक जब भी बातचीत होती है लोग चर्चा करते ही हैं, दबी जुबान पे लोग बोलते ही हैं। क्षितिज जी, लोग ये कहते हैं कि आपके पिताजी जी श्रीमान गुरुनारायण तिवारी जी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं जी और आप एबीवीपी से जुड़े हैं, एबीवीपी के आप वर्तमान में जिला संयोजक हैं। जी तो कई बार आप, जैसे पिछले दिनों आप लोगों ने लगभग साल भर पहले आप लोगों ने चक्का जाम किया था सड़क पे और शासन के खिलाफ भी आपने जमकर नारेबाजी की थी। जी तो क्या कभी पिता और पुत्र के बीच में ऐसी कोई बात नहीं होती? क्या पिताजी कभी नहीं कहते क्या बेटा मैं तो बीजेपी से हूँ, आप शासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, बात मेरे ऊपर भी आ सकती है? तो कभी पिताजी ऐसा समझाते हैं क्या, या पिताजी कभी पिताजी के मन में कोई बात आती है क्या? नहीं, ऐसा तो कोई विषय अभी तक नहीं है हमारे बीच। पिछले बार भी चक्का जाम हुआ, उसको लेकर भी मैं उनको बताया था, आंदोलन के एक ही दिन पहले बताया कि एबीवीपी इसको लेके प्रयास कर रही है। तो वो कहते हैं कि जितना हो सके बिना आंदोलन के माध्यम से आप शासन प्रशासन के बीच बात रख के करिए। वो अपने संगठन की तरफ से अपनी बात रखते हैं और हम दोनों एक दूसरे के राजनीतिक जीवन या संगठनात्मक चीजों में कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं। महोदय, कहा जाता है कि एनएसयूआई जो कांग्रेस पार्टी का एक ये है कि अभिन्न अंग है, एबीवीपी को कहा जाता है कि भाजपा का अभिन्न अंग है। आप मानते हैं क्या एबीवीपी भाजपा का अभिन्न अंग है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक स्वतंत्र छात्र संगठन है। हम लोगों का, हमारा संगठन 1949 9 जुलाई को बना था और भाजपा 6 अप्रैल 1980 को बनी है। तो हम तो भाजपा के जन्म से पहले ही से काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, एक बात ये आती है कि जो लोग एबीवीपी में काम करते हैं छात्र राजनीति में, उसके बाद वो जब आप राजनीति में जाते हैं तो वो भाजपा में जाते हैं, ये हम कह सकते हैं। लोग ये कहते हैं महोदय कि यदि आपको बीजेपी की राजनीति करनी है तो पहले आपको छात्र नेता बनना पड़ेगा, वो भी एबीवीपी से। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि क्षितिज नारायण तिवारी जी आने वाले दिनों में अपना ग्राउंड बना रहे हैं, एबीवीपी से सीधा बीजेपी में कूदेंगे। एबीवीपी से बीजेपी में कूदेंगे नहीं कूदेंगे ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन अभी सीधी स्पष्ट बात है कि विद्यार्थियों के हित के लिए एबीवीपी लड़ाई लड़ रही है। हम कभी भी विद्यार्थी परिषद का कोई काम करते हैं तो उस पर भाजपा का कोई हस्तक्षेप हम नहीं रखते। और ये भी, हम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े एक छात्र संगठन है, तो हम संगठन के भाव को सर्वोपरि रखते हैं। हमारे कार्यक्रमों में कभी भी कोई पार्टीगत कार्य नहीं होते, कभी भी भाजपा के या कांग्रेस के किसी भी व्यक्ति को हम इस पे हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं दिए। एनएसयूआई की घोषणा तो कांग्रेस पार्टी करती है, लेकिन एबीवीपी की घोषणा, एबीवीपी की कार्यकारिणी की घोषणा खुद एबीवीपी के कार्यकर्ता, एबीवीपी के संगठन के लोग करते हैं। हमारी घोषणा के लिए कोई, हम भाजपा से या कांग्रेस से कोई व्यक्ति को आमंत्रित नहीं। क्षितिज जी, ये बताइए, पिताजी बीजेपी में और क्षितिज जी वर्तमान में एबीवीपी में, तो पिता पुत्र का रास्ता अलग अलग क्यों है? रास्ता अलग अलग नहीं है, ये समय का पहिया कहा जा सकता है, समय का पहिया है। अभी मैं छात्र जीवन में हूँ, तो छात्र जीवन में मेरे को जो संगठन अच्छा लगा, जिस संगठन के माध्यम से मैं कार्य कर सकता हूँ, क्या है, मेरे पिताजी पहले से राजनीति से जुड़े हुए हैं और बात ये आ जाती है कि वो भी, उनकी जो विचारधारा है वो विचारधारा एबीवीपी से मेल खाती है। भाजपा की विचारधारा बहुत जगह पर विद्यार्थी परिषद की विचारधारा से मेल खाती है। इस वजह से लोग ऐसा आरोप लगाते रहते हैं कि विद्यार्थी परिषद और भाजपा एक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि विद्यार्थी परिषद और भाजपा संगठनात्मक रूप से एक है, ऐसा नहीं है। और बात जब भी आएगी तो हम लोग विद्यार्थी परिषद के माध्यम से छात्रों के हित की बात को आगे रखते रहे। आपसे ये भी जानना चाहूंगा, आने वाले दिनों में कौन सी पार्टी, यदि आपको पार्टी चूज करनी हो या किसी पार्टी से आपको राजनीति शुरू करना हो, तो आप कौन सी पार्टी में जाएंगे? क्या बीजेपी में जाएंगे, कांग्रेस में जाएंगे, समाजवादी पार्टी में जाएंगे, आम आदमी पार्टी में जाएंगे,
तृणमूल कांग्रेस में जाएंगे? आप कौन सी पार्टी को प्रमुखता से चयन करेंगे, उस पार्टी के साथ जुड़ेंगे? ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं अगर छात्र राजनीति में हूं तो आगे जाके मैं राजनीति मैं पूछ रहा हूँ आपको मैं आपको ऐसे यदि बात करें, यदि नाम क्षितिज जी के दिमाग में यदि कभी भी आएगा, यदि पहले नाम को प्राथमिकता देना हो तो ऐसा कौन सा नाम रहेगा? नहीं, अभी तो विद्यार्थी परिषद में ही काम करना है। आने वाले समय में क्या होता है, अगर राजनीति करेंगे तब इस विषय पर सोचेंगे कि राजनीति में कहाँ जाना है। पूछ रहा हूँ आपको, कौन सी पार्टी की विचारधारा से आप प्रेरित है, कौन सी पार्टी की विचारधारा पसंद करते हैं? अभी तो मैं किसी भी पार्टी की विचारधारा को लेकर कोई विस्तृत रूप से सोचा नहीं, पसंद भी नहीं करते किसी पार्टी की विचारधारा को? नहीं, अभी जिस तरीके से सरकार काम कर रही है मैं उसको पसंद करता हूँ। किसे पसंद करते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मेरी पर्सनल, विद्यार्थी परिषद से अलग जो मेरी पर्सनल राय है, मुझे जो केंद्र की सरकार है वो सरकार अच्छी लगती है। और अगर भाजपा की विचारधारा हिंदुत्व से और भारत को विश्व गुरु बनाने की राह पे है तो मैं भाजपा की विचारधारा से ताल्लुक रखता हूँ। मतलब मौका मिला तो आने वाले दिनों में बीजेपी से राजनीति शुरू कर सकते हैं? राजनीति करूंगा कि नहीं करूंगा अभी तक तो ये तय नहीं है। अभी छात्र राजनीति में है, जब तक छात्र राजनीति में रहेंगे, विद्यार्थी परिषद में रहेंगे, उसके बाद देखेंगे कि करियर कहाँ बनता है। मतलब मान के चलिए यदि छात्र राजनीति के बाद फिर आप व्यापार के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं? व्यापार के क्षेत्र में या कोई और क्षेत्र में भी आगे जाए। राजनीति आप छोड़ भी सकते हैं आप? हाँ, मैं तो अभी राजनीति में हुई नहीं, मैं छात्र राजनीति कर रहा हूँ। नहीं, छात्र राजनीति पूछ रहा हूँ मैं। छात्र राजनीति के बाद अब आने वाले दिनों में यदि आपका मन नहीं भी लगा तो राजनीति आप छोड़ भी सकते हैं जी। समाज सेवा का भाव लगातार मन में रहेगा। छात्रों के समाज के हित की लड़ाई काम करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, काम करते रहेंगे। जिला संयोजक के रूप में छात्र छात्राओं को लोकल टीवी के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? बस एक ही संदेश है कि किसी भी छात्र छात्रा को गरियाबंद जिले के अंदर कोई भी समस्या आती है, कॉलेज में अव्यवस्थाएं हो, स्कूल में अव्यवस्थाएं हो, या कॉलेज भवन की दिक्कत हो, स्कूल भवन की दिक्कत हो, अलग अलग जगह पर सेमेस्टर एग्जाम में आ रही लापरवाही हो, या कोई भी विषय हो, कहीं भी किसी छात्र छात्रा के साथ कोई अन्याय हो रहा है तो विद्यार्थी परिषद उसकी लड़ाई लड़ने के लिए आगे आएगी। और समाज के अंदर भी एबीवीपी बहुत सारे आयामों के माध्यम से काम करती है, तो उस माध्यम से हम छात्रों के बीच काम करेंगे। तो आपने सुना एबीवीपी के जिला संयोजक क्षितिज नारायण तिवारी जी को। तिवारी जी ने साफ तौर पर कहा है कि गरियाबंद जिले में स्कूल हो या कॉलेज, छात्र छात्राओं को किसी भी परेशानी की होती है, यदि उन्हें लगता है कि वो परेशान है या उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वे बिल्कुल क्षितिज नारायण तिवारी जी से किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं। क्षितिज नारायण तिवारी जी ने लोकल टीवी के जरिए भरोसा दिलाया है, आश्वासन दिया है कि वो उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेंगे और उस पर बात करेंगे और समस्याओं को हल करने की दिशा में भी काम करेंगे। ऐसे ही ताजा तरीन इंटरव्यू देखने के लिए आप बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ। और जल्दी से यदि आपने लोकल टीवी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेट मत कीजिए, क्योंकि ताजा तरीन खबरें आपको यदि कहीं मिलेंगी तो सबसे पहले लोकल टीवी पर ही मिलेंगी। ऐसे में जल्दी से लोकल टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।